वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के जो आपका इकाई 1 इतिहास भारत एवं समकालीन विश्व में है, उसका जो पहला चैप्टर हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2024 के प्रश्न पत्र में 2024 के प्रश्न पत्र में आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, फ्रांसीसी क्रांति की उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों से संबंध रखने वाले लोगों को प्रभावित किया था। ठीक है, जो कि 2015 के प्रश्न पत्र में आ चुका है। ठीक है, उत्तर क्या है आपका? फ्रांसीसी क्रांति की कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है जिन्होंने यूरोप के उन अन्य भागों से संबंध रखने वालों को भी अत्यधिक प्रभावित किया था। और यूरोप की जितनी ये 3 घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं, लेकिन इसमें 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है, उससे भारत भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो पहला है निरंकुश शासन से मुक्ति। अब टॉपिक बाय टॉपिक लिखेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्रांति के समय यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का वह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। निरंकुश शासक कौन होते हैं? जो सिर्फ अपना ही मतलब देखते हैं और जनता को और कि कोई सी भी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको क्या करते हैं, वो समझते नहीं है और क्या कहते हैं, देखते नहीं है। नेक्स्ट है आपका जोकोबिन क्लबों की स्थापना करना। सेकंड जो है आपका, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जोकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जोकोबिन क्लब क्लब क्या था? जो शोषित वर्ग थे या फिर मध्य वर्ग के या शिक्षित वर्ग के लोग थे या छात्र वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अपना अपना एक क्या कर दिया, क्लब बनाना स्टार्ट किया, जिसको कहा गया जोकोबिन क्लब। नेक्स्ट है नेपोलियन का उदय और उसका प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा निर्मित की गई परिस्थितियों ने नेपोलियन के लिए मार्ग खोल दिया, क्योंकि उस समय फ्रांस का जो देश है, यूरोप का एक देश फ्रांस है, वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां उसी समय हो रही थी और ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिसने नेपोलियन के उदय होने का क्या किया, एक उसका मार्ग रास्ता खोल दिया, जिसके कारण उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनेक यूरोपियन देशों में पढ़े लिखे मध्य वर्ग के नेतृत्व में क्रांति 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि उसमें बताइए कि 1848 में कौन कौन से उस समय क्रांति हुई थी, उसी के बारे में जिक्र करना है। ठीक है, तो उत्तर है आपका 1848 ईस्वी में अनेक यूरोपियन देशों में पढ़े लिखे मध्य वर्ग के नेतृत्व में क्रांति आरंभ हो गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण दे सकते हैं। पहला आपका उदाहरण ब्रुसेल्स में विद्रोह। जो ब्रुसेल्स क्या है, जो बेल्जियम का क्या है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और इस समय यूरोपियन जो संघ है उसकी राजधानी भी यूरोपियन संघ की जो मुख्यालय भी क्या है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, आपका फ्रांस में हुए विद्रोह ने ब्रुसेल्स में भी विद्रोह को भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। ठीक है, जो फ्रांस में जो गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, उससे क्या हो गया, ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके कारण क्या हो गया, पहले जो ब्रुसेल्स थे और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड क्या था, एक था, लेकिन उसके बाद जैसे ही ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़का, उससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होके ब्रिजल एक अपना अलग सा ही देश बन गया। नेक्स्ट है फ्रांस में विद्रोह। फ्रांस में पहला विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। नेपोलियन के बाद जब बोर्बो राजा
जिन्होंने रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के समय सत्ता बहाल किया गया, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने भगा दिया। ठीक है, और इसके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स था। नेक्स्ट है आपका यूनानी स्वतंत्रता। यूनान 15वीं शताब्दी से ही ओटम साम्राज्य का एक भाग था। यूरोप में हो रहे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति के यूनानियों को भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 करने पर विवश कर दिया। इस संघर्ष के निर्वासन में रह रहे यूनानी, निर्वासन का मतलब क्या है, जो दूसरे देश में रह रहे यूनानी के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुतुनिया की संधि में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। तो आपसे अगर कोई एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि 1832 में कौन सी संधि द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो आप क्या लिखोगे, कुस्तुतुनिया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, 2018 और 2011 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ठीक है, ये इस बार आने के चांसेस भी है, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर है इसका 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके 4 प्रमुख कारण ये हैं। पहला है आपका फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। जनतंत्र का मतलब हो गया जो जनता की सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी, उसका क्या किया, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है आपका औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। दूसरा है यह प्रतिक्रिया यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूह को अस्तित्व में लाई। उदाहरण के लिए औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र में लोगों आदि। जो औद्योगिकरण जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, उस समय सिर्फ पूंजीपतियों का क्या होता था, राज होता था। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण शुरू हुआ तो जो आपका श्रमिक वर्ग था वो भी क्या हो गया, औद्योगिक व्यवसायी बन गया। और फिर उसके बाद व्यवसायिक जैसे ही बना तो उसका भी एक क्या होता था, उसका सम्मान, उस समाज में सम्मान नहीं होता था। लेकिन उसने भी क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया और आंदोलन द्वारा उसने क्या किया, एक अपनी जो प्रतिष्ठा होती है या जो सेवा क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। और आंदोलन करने के बाद उन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा स्थापित किया। नेक्स्ट है रोमानीवाद का प्रभाव। 18वीं सदी में यूरोप में रोमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था जो समाज में एक लयात्मक साहित्य में बुद्धिवादियों तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। नेक्स्ट है उदारीकरण तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा दिया गया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता था। उदारीकरण में क्या होता था, सभी लोग क्या थे, इक्वल थे। नेक्स्ट है जर्मनी एकीकरण की प्रतिक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। 2020 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, अथवा आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये भी 2022 में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर है 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राजशक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया है। जो रूढ़िवादी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग करके जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। उस समय क्या था, जितनी भी जर्मनी के मध्यवर्गीय वर्ग के लोग थे या मिडिल क्लास पीपल थे, उनके अंदर पैट्रियोटिक जो फीलिंग थी वो कूट कूट के
भरी हुई थी। 1848 ईस्वी में जर्मनी संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियमित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयोग किया गया। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रतिक्रिया का जनक माना जाता है। ठीक है, तो एक जो प्रसा के जो थे के प्रमुख मंत्री, उसको क्या माना जाता है, एकीकरण का जनक माना जाता है। उसके बाद जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली और जर्मनी के एकीकरण के समय हुई कुछ बड़ी घटनाएं निम्न थी। ठीक है, तो एकीकरण का जो जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय किसको जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाता है। उसके बाद क्या है, अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हुआ और एकीकरण की प्रतिक्रिया पूरी हुई। जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच जो 7 वर्षों तक जो युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद क्या हुआ, उसमें प्रसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण का जो प्रतिक्रिया थी वो पूरी हुई थी। नेक्स्ट है 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ओटान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण